हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का, बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं। दोस्तों, आज हमारे सामने मौजूद हैं नीलांबर कोलकाता के रचनाकार। नीलांबर के बारे में जितना मैं जानता हूँ, ये कविता से लेकर के फिल्म, नाटक और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कर्म में लगे हुए हैं काफी लंबे अरसे से। हमारे सामने मौजूद हैं मृत्युंजय कुमार सिंह जी, रितेश कुमार जी, ममता पांडे जी, आनंद गुप्ता जी। आप सबका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये अपनी खुशकिस्मती है कि आज इकट्ठे इतने सारे लोगों से बातचीत हो पा रही है। मैं जितना जानता हूँ आप लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों को थोड़ा बताना होगा। मैं शुरुआत करता हूँ कि रितेश जी जो हैं वो सचिव हैं नीलांबर के, कवि हैं, फिल्मकार हैं और नाट्य निर्देशन भी करते हैं। फिल्मों और नाटकों में निर्देशन भी करते हैं। ममता जी जो हैं वो सांस्कृतिक सचिव हैं, कविताएं लिखती हैं, नाट्य निर्देशन करती हैं, संस्कृति कर्मी हैं और आवृत्तिकार हैं। अब आवृत्ति क्या कार, इसके बारे में जरा बताना पड़ेगा आपको लोगों को हमारे। मृत्युंजय कुमार सिंह जी इस संस्था के संरक्षक हैं और हिंदी और भोजपुरी के कवि हैं, कथाकार हैं। इनका एक उपन्यास अभी आया है, गंगा रतन विदेशी। और सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगती है कि ये एक लोक गायक भी हैं और बहुत बढ़िया गाते हैं। आनंद गुप्ता जी जो हैं वो उप सचिव हैं नीलांबर के, कवि हैं और एक्टिंग भी करते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं छपती रहती हैं और चूंकि बहुत दिनों से ये हमारे साथ फेसबुक पर हैं जुड़े हुए, तो मैं इनकी कविताएं पढ़ता भी रहता हूं। तो ये तो मैं जानता हूं। अब थोड़ा सा संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा कि ये नीलांबर बेसिकली क्या है और इसकी स्थापना क्यों की गई और इसकी क्या क्या गतिविधियां हैं और आगे की क्या क्या योजना है। बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम लोग कविता पाठ भी सुनना है। रितेश जी। हाँ, नीलांबर एक सांस्कृतिक संस्था है और एनजीओ कह सकते हैं, क्योंकि इससे कोई प्रॉफिट तो हमें मिलता नहीं है, जेब से हम लोग सभी सदस्यों के सहयोग से चलता है। और इसका उद्देश्य ही है साहित्य का प्रचार करना, साहित्य को जन जन तक पहुंचाना और इसके लिए कला की जितनी विधियां हमारे हम जो जानते हैं और जो उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम जनता तक पहुंच सकते हैं, उसका प्रयोग करते हुए जनता को साहित्य के करीब ले आना, साहित्य को जनता के करीब ले जाना। तो इसलिए हम तमाम विधाओं का प्रयोग करते हैं। आवृत्ति, जो आपने कहा, काव्य आवृत्ति अगर है, कविता कोलाज बनाना है या गीतों को संगीतबद्ध करना है, नाटक करना है, फिल्में बनानी है, और सब हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है कि साहित्य को हम जनता तक ले जाएं। इसलिए हमने फिल्में भी अगर बनाई है तो किसी न किसी साहित्यिक कृति पर बनाई है। तो उद्देश्य अगर कहे तो संक्षेप में हम यही कह सकते हैं नीलांबर का, कि साहित्य को जनता तक ले जाना, साहित्य और जनता के बीच संपर्क स्थापित करना, यही हमारा उद्देश्य है नीलांबर की स्थापना का। ये जो नाटक करते हैं आप,
और नाट्य निर्देशन करते हैं, ममता जी भी निर्देशन करती हैं। ये बेसिकली प्रोसीनियम होता है या समानांतर थिएटर जैसी कोई चीज? नहीं, प्रोसीनियम भी है और नुक्कड़ भी है। जब जैसा हमें जिस तरह का मंच मिला, हमने उस तरह से इसको किया है। ऐसे कोई मतलब हमने बांध नहीं रखा है अपने आप को कि हम इसी फॉर्मेट में करेंगे। तो फॉर्मेट बदलता रहता है, जैसी सुविधा हमें दिखती है, जिस तरह का मंच हमें दिखता है, तो हम उस हिसाब से चीजों को बदलते हैं। मृत्युंजय जी, आप इसके संरक्षक हैं जी, और आप वैसे एक पुलिस अधिकारी भी हैं जी, है ना? जनरली पुलिस अधिकारियों की छवि डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन आप के अंदर कोमलता है, आप लिखते हैं, मतलब रचनाकार हैं। तो आप जो नीलांबर से जुड़े और नीलांबर के आप संरक्षण कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा है अभी तक? अरविंद जी, नीलांबर का नाम तो मैंने बहुत पहले से सुन रखा था, लेकिन बीच में मैं भी विदेश चला गया था अपने काम के सिलसिले में, मेरी पोस्टिंग बाहर हो गई थी, लौटा तो फिर। लेकिन 2014 से जब इन लोगों ने यहाँ से नए आंदोलन के रूप में शुरू किया है, अब जैसे आपने बताया कि ये सचिव हैं, ये उप सचिव हैं, ये सांस्कृतिक सचिव हैं, सच पूछिए तो नीलांबर की खासियत यही है कि यहाँ कोई भी कुछ नहीं है और हर कोई है, सब कुछ है। मैं इन सब लोगों को आंदोलन को इस नीलांबर को मैं एक बंद मुट्ठी का आंदोलन कहता हूँ, जिसकी हथेली कला की गुदाज और जिसको कहते हैं ना मांसल कला के से भरी है, और उंगलियां हैं ये सब लोग, सारे लोग जो उसको पकड़ के रखते हैं सख्ती से। और इसी वजह से मैं जैसे इस फोरम पे आकर, इस प्लेटफॉर्म पर आकर जब मैं इनके साथ जुड़ा फॉर्मल तरीके से, औपचारिक रूप से, तब मैंने पता नहीं कितने कवियों, कितने लेखकों, और बड़े बड़े नहीं, बड़े वाले तो जो हैं उनको तो हम लोग पढ़ते लिखते भी रहते हैं, लेकिन ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लड़के लड़कियां हम लोग को, कवि, कवियत्री, लेखक, नर्तक, संगीत गाने वाले, बनाने वाले, नृत्य करने वाले, ये सब लोग मिले हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और हमेशा यह मानता हूं कि आगे नीलांबर जो काम कर रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछली बार हमने कवि विनोद कुमार शुक्ल पर इन लोगों ने पूरा का पूरा एक क्या कहा जाएगा, अध्याय किया था पूरा का पूरा। उनकी कविता पर मोन्ताज, उनकी कविता पर फिल्म, उनकी कविता की आवृत्ति इत्यादि, और चूंकि वो आ नहीं सकते थे, वहीं जाकर उनके यहाँ किया उन्होंने। और इस बात की, ये कोई ऐसी संस्था नहीं है भारतवर्ष में जिसको मैं जानता हूं, यहाँ तक कि रजा फाउंडेशन वगैरह की बहुत बात की जाती है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज की तारीख नीलांबर जो कर रहा है, हिंदी साहित्य संस्कृति, यहाँ के क्षेत्रीय साहित्य संस्कृति, इसमें केवल हिंदी नहीं, हम बांग्ला और पूर्वोत्तर भारत की जो कई भाषाएं हैं, उन सब को लेके, उड़िया, सब को लेके जो करते हैं, सराहनीय है। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं इसको, और इसलिए ही मैं इसके संरक्षक के रूप में, या जैसा कि मैंने बताया, हम में से कोई कुछ भी नहीं है और हम में से सब कोई सब कुछ है। ममता जी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं और कविताएं भी लिखती हैं और नाटक निर्देशन भी करती हैं। ये एक बार फिर से जरा मैं समझना चाहूंगा कि आवृत्तिकार का ये कोलाज है जिसको आवृत्ति बोलते हैं, रेसिटेशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, शायद इससे आपकी सुविधा होगी समझने में, कि कविताओं को पाठ से थोड़ा आगे ले जा करके उनकी जो कहते हैं कि उतार चढ़ाव, प्रवाह, लय, गति, उसके अर्थ को पूरी तरह से खोल देना। एक तरह से पाठ अलग चीज़ है, आवृत्ति उससे थोड़ी सी अलग है। पाठ है कविता को जस्ट पढ़े जाना, आप जो भाव के साथ, और हाँ, भावों का उतार चढ़ाव, प्रवाह, हाँ,
ये सब कुछ उसमें शामिल है। और एक अगर अच्छी आवृत्ति किसी कविता की जाए तो वो कविता को दोबारा से जीवंत बना देती है। एक तरह से पुनर्रचना है आवृत्ति उस कविता की। सही। रितेश जी से लगता है कि हम लोगों का संपर्क टूट गया, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं आनंद जी से बात करता हूँ। आनंद जी, आप उप सचिव हैं और आप तो मेरे ख्याल से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं जी। आपका अनुभव कैसा रहा है? नीलांबर का जब गठन हुआ था 2000 या 2001 के समय, 1999 में। हाँ। मैं नीलांबर के लगभग सभी लोगों से ही जुड़ा हुआ था। भले ही संस्था से आधिकारिक तौर पे ना जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन संस्था के सभी लोगों से मैं हमेशा जुड़ा हुआ था और इनकी गतिविधियों से लगातार परिचित होता रहा। 1999-2000। हाँ, 1999-2000 20 साल का ये सफ़र बहुत ही शानदार सफ़र रहा है। बीच में कुछ दिनों के लिए संस्था थोड़ी सुस्त पड़ गई थी, लेकिन 2014 के बाद से जब संस्था ने पूरे जोश के साथ काम करना आरंभ किया, तब से एक गहरा जुड़ाव नीलांबर के साथ बन गया। मुझे लगा कि यहाँ पे काम करने के, अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए एक अच्छा मंच है। और उसके बाद एक के बाद एक लगातार देश भर से, कलकत्ता के आसपास के अंचल से लगातार लोग हमारे साथ जुड़ते गए और आज नीलांबर एक मजबूत टीम है। यहाँ पे टीम है, बस कोई व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। हम लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं। रितेश जी से संपर्क बन गया है। रितेश जी यहाँ पर हैं। रितेश जी, एक चीज बताइए कि जो प्रस्तुतियां आप लोगों की होती हैं, चाहे वो कविता का मतलब आवृत्ति पाठ है, या मान लीजिए कोलाज है, या आपका नाटक है, नुक्कड़ नाटक है, या प्रोसीनियम है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मतलब बेसिकली तो आप लोग का कलकत्ता में बेस है शायद मेरे ख्याल से, तो लोगों की वहां पर क्या प्रतिक्रिया रहती है? जी हाँ, मतलब कलकत्ता तो वैसे भी बहुत सांस्कृतिक लोग अगर हमारा साथ ना देते, अगर हमारे काम को पसंद ना करते, तो हमारे लिए इतनी लंबी यात्रा करना बड़ा मुश्किल रहता। जी जी। दरअसल हमने पहला प्रयोग किया था 2016 में एक सांझ कविता के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया था। अच्छा। हाँ, तो उसमें हमने पहली बार कविता कोलाज को प्रस्तुत किया और लोगों ने काफी तारीफ की। फिर हमने जो काव्य गोष्ठी की थी उसकी प्रस्तुति भी अलग ढंग से की। आज हम डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन हमने 2016 में ही कविता प्रस्तुति को डिजिटलाइज करने की कोशिश की। कभी अपनी कविता पढ़ रहा है और हम उसको डिजिटली भी प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे थे और वो लोगों को काफी पसंद आया। फिर हमने उसमें प्रयोग करना जारी रखा। कोलाज भी हमने जब किया तो पहले कई कवियों की कविताओं के छोटे छोटे हिस्सों को मिलाकर के कोलाज बनाया। बाद में फिर हमने कुछ प्रमुख कवियों के पूरे सारे संग्रहों को छान करके और उसमें से जो महत्वपूर्ण पंक्तियां थी उनको छांट करके उसको कोलाज बना के प्रस्तुत किया और लोगों को बहुत पसंद आया। उनको मतलब जो फीडबैक हमें मिले हैं अब तक, वो कुछ इस तरह से रहता है उनका कि भाई पूरी एक कवि के पूरे काव्यों को पढ़ना और आपका एक कोलाज देखना, मतलब आप चाहे तो 4-5 संग्रह पढ़ेंगे और हम वो एक कोलाज जो दिखाते हैं उसमें उन्हें लगता है उन 4-5 संग्रहों का सार उसमें दिख रहा है। तो इस तरह से लोगों ने हमेशा ही प्रोत्साहित किया, अप्रिशिएट किया और उसके कारण ही हमारा हौसला हमेशा बढ़ता रहा है और हम नए प्रयोग करते रहे हैं उनके बल पे ही। हाँ, तो नीलांबर के बारे में तो अब काफी कुछ
स्थिति लोगों को स्पष्ट हो गई होगी। और क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि वो नीलांबर के बारे में जानना चाहते हैं। हमने कहा कि वो जो हमारे अतिथि आएंगे वही बताएंगे नीलांबर के बारे में ज़्यादा। दरअसल कुछ 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं नीलांबर का, फिर हम नीलांबर का टॉपिक क्लोज कर सकते हैं। एक तो है कि नीलांबर को 2 चरणों में देखा जाना चाहिए। एक जैसा कि 1999 नहीं कहूँगा, 2000 का शुरुआत कह लीजिए, तो नीलांबर की वो जो यात्रा शुरू हुई 2005 में जाकर थम गई। सारे सदस्य नौकरी वगैरह की चेष्टा में लगे हुए थे, तो एक बिखराव आया। 2014 से हमारा 2.0 शुरू हुआ और आज जिस नीलांबर को लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत जानते हैं, ये दरअसल 2014 के बाद के हमारे कामों की तारीफ आप कह सकते हैं। दूसरी जिज्ञासा बहुत सी होती है लोगों की, हमारे यहाँ जो लिटरेरिया कोलकाता होता है, एक सांझ कविता की है या कविता जंक्शन है, तो लोगों की जिज्ञासा रहती है कि यहाँ हम कवि किस तरह से बुला रहे हैं, लेखक किस तरह से चुने जा रहे हैं, जो आलोचक आते हैं उनका चयन कैसे होता है। तो मैं सिर्फ यही कह देना चाहता हूँ कि पूरा एक टीम वर्क होता है, अलग अलग समितियाँ होती हैं और वो बैठ करके उस पर सबके नामों को प्रस्तावित किया जाता है और उन पर बहस होती है और उसके बाद चयन किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कई बार लोग ये जानना चाहते हैं जो रचनाकार हैं कि वो कैसे शामिल हो, और ये उनके मन में एक चलता रहता है कि इस प्रक्रिया को जाने। तो मैं उसमें साफ बस ये कहना चाहता हूँ कि समितियां हैं और वो निर्णय लेती हैं इसके बारे में। आप यहाँ लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं बीच में कीजिए फिर मैं बोल लूँगी। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि रितेश जी ने कहा, बिल्कुल सही बातें कही। वो ये है कि नीलांबर में जैसा मैं पहले ही कह रहा था कि यहाँ पर कोई सचिव, उप सचिव, संरक्षक और ये वो ऐसी कुछ बात नहीं, एक टीम है, एक दल की तरह काम करता है। और यहाँ पर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी भी कोई न कोई हमारे दल का एक व्यक्ति, एक लेखक या कलाकार या कोई किसी एक विधा पर काम कर रहा होगा। और हम जब चुनते हैं तो हम इस बात को ध्यान नहीं रखते को कितना बड़ा कवि या कितना छोटा कवि है। कई बार ऐसे कवियों को हमने देखा है बड़े बड़े कवियों के साथ यहाँ शरीक होते हुए और शिरकत करते हुए, जिनको शायद उस बड़े कवि के साथ कहीं मंच नसीब न हो, लेकिन ऐसी जरूरत हमें ने कोई उसके लिए कोई एहसान नहीं किया। ये इसलिए कि हमारे किसी 2-4 लोगों ने पढ़ के और कहा कि ये बहुत ही अच्छा लिख रहा है या लिख रही है, इन्हें हमें मंच देना चाहिए, और उनको हम लोग लेकर आए। जैसे कि अभी पिछली बार जब हम लोग के साथ हमने देखा उज़्मा सरवत को, उसको हमने कभी नहीं सुना था कहीं मंच पर, मैंने पढ़ा भी बहुत कम था, 1-2 कहीं कहीं पढ़ी होगी, लेकिन कितनी अच्छी कवियत्री है वो लड़की जो आई थी हमारे सामने। तो कई सारे ऐसे लोग विलक्षण प्रतिभा के, जो मैं पहले भी कह रहा था, वो उभर आते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि हमारा काम करने का तरीका जो है इनका नीलांबर का, वो बड़ा डिसिप्लिन डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक ऐसे नहीं है कि मतलब जो भी चाहे जो करता रहे, डेमोक्रेटिक है, लेकिन एक अनुशासन में डेमोक्रेटिक है कि हम ढंग से चीजों को सोचेंगे, करेंगे। ममता जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, यहाँ आपको सिर्फ 4 चेहरे नजर आ रहे हैं, तो नीलांबर की रचना 4 चेहरों से नहीं है। नीलांबर की रचना और इसका विकास जो है, इसके पीछे चेहरे ढेर सारे हैं। 44 हो अभी हमारे अध्यक्ष थी, तो इसके विकास में उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। सचिव जी को तो मैं क्या कहूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। वो यहाँ आप लोग उनको देख ही पा रहे, आनंद भाई है यहाँ, सर हैं यहाँ पे, लेकिन हमारे अध्यक्ष, हमारे जो कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हैं, मनोज भाई वगैरह, ये सभी वगैरह, ये नाम है, स्मिता जी, आशा, मतलब मैं नाम शुरू इतने सारे लोग हैं, और ये सब आपस में मिल बैठकर बातें करते हैं, चीज़ों पे डिस्कशन होती है, झगड़े भी होते हैं हमारे बीच में, ये होगा बताओ यही क्यों होगा, ये नहीं होगा तो ये क्यों नहीं होगा, लेकिन अंततः जिस निर्णय पे पहुंचते हैं उस पे आम सहमति होती है, हाँ ये सही है। तो ये 4 चेहरे नंबर नहीं। आप सांस्कृतिक सचिव हैं ममता जी, आप सांस्कृतिक सचिव हैं,
जो आपकी गतिविधियां होती हैं, और जैसे अभी रितेश भाई ने बताया कि पार्ट 1 था, फिर उसके बाद पार्ट 2 हमारा दोबारा शुरू हुआ, तो जो आपकी गतिविधियां होती हैं वो उनका डॉक्यूमेंटेशन आप लोग कर रहे हैं ताकि लिखित में आ जाए कि भाई हम ये नीलांबर ने 2011-12 में ये किया, 13 में, 16 में ये किया, 17 में ये किया, 19 में ये किया, इस तरह से। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इन सभी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। पहले हमारे पास डिजिटल कैमरास थे या नॉर्मल कैमरास थे, तो हम उनसे पिक्चर्स क्लिक करके चीजों को संजो के रखते थे, पर अब चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं। टेक्निकल सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं फोटोग्राफी के अतिरिक्त वीडियो वगैरह जो है वो भी हमारे पास संजोए हैं। तो इससे होगा कि भविष्य में भी अगर मान लीजिए कि अपनी ही कामों को रिव्यू करना चाहें कि हमने क्या क्या करना चाहें, और भी सुविधा होगी, दर्शकों को भी सुविधा होगी कि जो अगर कार्यक्रम छूट रहे हैं, सब एक साथ नहीं देख पाए या नहीं कुछ देख पाए वो उसको देख सकते हैं, या व्यक्तिगत तौर पर अगर उनमें से कोई वक्ता बनकर के जाता है या कविता पढ़ता है तो उनकी भी इच्छा होती है कि हम खुद को दोबारा से देखें, तो वो इच्छा भी पूरी कर सकती है, तो इससे भला होगा है, क्योंकि चीजों को हम बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। अब हम कविता पाठ शुरू करेंगे। मेरे सामने तो दुविधा है कि मैं पहले किसको बुलाऊं, लेकिन मैं एक चीज के बारे में बिल्कुल कंफर्म हूं कि मृत्युंजय को मैं सबसे आखिर में बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे एक गीत सुनना। तो अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज और स्पष्ट कर दूं कि कविता पाठ के समय मैं रचनाकार को फुल स्क्रीन कर दूंगा, तो बाकी लोग बैकग्राउंड में चले जाएंगे, तो परेशान मत होइएगा कि डायरेक्शन टूट गया या पता नहीं हम दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। वो सिस्टम सब है हमारे पास, हम जो कविता पढ़ेगा उसको फुल स्क्रीन पे रखेंगे। तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि ममता जी से शुरुआत करते हैं। ममता जी ने मुझसे कहा था कि वैसे तो मैं कहूँगी कि देखिए कम से कम अगर छोटी छोटी कविताएं हैं तो 3 कविताएं या 4 कविताएं पढ़ी हैं छोटी छोटी, और अगर लंबी कविता है तो 2 कविता। ठीक है, तो ममता जी से पहले मैं शुरुआत करता हूँ। धन्यवाद अरविंद जी। मेरी कविताओं के शीर्षक नहीं देती मैं, पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप चाहें तो मेरी कविताओं को अपने अनुसार शीर्षक देते हुए। पहली कविता, एक हर्फ हवा में तुम उछाल दो, एक हर्फ हवा में मैं उछाल देती हूँ, हर्फ मेरे हों या तेरे, या फिर हम दोनों की, समय की खींच पर किस्सा अलग नहीं होगा। पूरे कागज पर न दर्ज होने वाला अपना अपना इतिहास बेहर्फ साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अपने समय में हम रच रहे होते हैं भविष्य का इतिहास। वाह। मेरी दूसरी कविता, डर की छोटी छोटी तितलियां जन्म के साथ ही करती जाती हैं हमारी धड़कनों में, चेतावनी की ओर में सुरक्षा की गांठें मन्नतों की तरह बांध दी जाती हैं परों में। आहिस्ते आहिस्ते उम्र के साथ परों का बोझ लिए सिर्फ रेंगती हैं जमीन पर। ठीक उजली रेखाओं से पहले बच्चियों की चीख तितलियां समेट लेती हैं अपने अंदर, किलकती आवाजें बिलखती हुई खो जाती हैं अंधेरे में। देवत्वहीन देवियों की घोषणा के साथ आदमखोर ईश्वर लील जाता है हमारा पूरा आकाश। ऊंचे मुंडेरों पर बंधे हुए हम आजाद देश के अघोषित गुलाम हैं।
दो कविताएं हो गई हैं ना? नहीं नहीं, अभी एक और सुनिए। एक और, हाँ एक और। तीसरी कविता है। तुम्हारे आंखों की नदियां सूख चुकी हैं, बंजर जमीन की पपड़ियां चेहरे पर छुरियों की तरह लटक गई हैं। सीने में दफ्न लफ्ज तुम्हारी आवाज में बूंद बूंद टपकती बेबयान इतवार की खामोशी तोड़कर फिर से खामोश हो जाती है। लेकिन मालूम नहीं था तुम्हें भी कि तख्ती की नाव पर पैरों को पतवार बना दूरी हासिल नहीं की जा सकती। हांफते हांफते जिस जगह तुम रुक गए, नमकीन रेत पसरी थी बहुत दूर तक। कुछ पेड़ जरूर थे, पेड़ों पर घोंसले नहीं थे। जिस समय से चलकर तुम आते हो सड़क से संकट, वह वक्त यहाँ पहुंचकर चिंदी चिंदी हो जाता है। मौका पाकर जिन्होंने रफ्तार पकड़ ली थी, देखते ही देखते अब वह दूसरी आबादियों की तरफ कूच कर चुकी है। अब तुम्हारे लिए इनके चेहरे पर बुझी हुई राख का ढेर है और टहनियां मुंह बिसोरे हुए पड़ी हैं। ये टांग देंगे तुम्हारे ललाट पर सब्र के टुकड़े, सौंप देंगे तुम्हारे याचक हाथों में आने वाले भविष्य की सुंदर मरीचिका। सपनों पर भ्रम मत पालना, सपनों पर भ्रम मत पालना। जब टूटते हैं तो एक चीख भी बरामद नहीं होती। क्या बात है, क्या बात। सपनों पर बहुत भ्रम मत पालना, जब टूटते हैं तो एक चीख भी बरामद नहीं होती। वापसी के पीठ पर बर्फ की कीलें गाड़ दी जाती हैं और एक एक करके हड्डियों की सारी गांठें खुलती जाती हैं। तुम फिर वहीं वापस लौट जाते हो, बोने के लिए सपनों के बीज लेकर, और फसल के नाम पर तुम फिर वहीं वापस लौट जाते हो बोने के लिए सपनों के बीज लेकर, और फसल के नाम पर उम्र भर यातनाओं को काटते रहोगे। अपने कांधों पर अपनी ही सांसों का खामियाजा लिए तुम अपनी ही नींद में दौड़ते दौड़ते मर जाते हो एक दिन। वाह क्या बात, वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आनंद जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। वही है, कंडीशन वही है कि अगर छोटी छोटी हैं तो 3 सुना सकते हैं और बड़ी हैं तो 2, और समय बचेगा तो एक कविताएं और भी सुन लेंगे लास्ट में। लेकिन लास्ट में चलने से पहले सवाल मैं पूछूंगा, उसके लिए अभी बाद में। तो आनंद जी आपसे गुजारिश। शुक्रिया अरविंद जी। मेरी पहली कविता का शीर्षक है इन दिनों नींद। किसी छोर से आरंभ करने की कोशिश एक अंधी गुफा में हमें छोड़ आती। अंधेरा हमें जकड़ना चाहता है, करवटें मन को थकाती हुई कोई दिलासा नहीं दे पाती। इंतजार सुइयों सी बोझिल आंखों में चुभती है। रात और सुबह के बीच नींद किसी मकड़ जाल में फंसा छटपटा रहा। मन अमेजन का जंगल बन गया है और तन रेगिस्तान, जहां मंजिल से कहीं अधिक भटकाव। अनगिनत यात्राएं हैं मेरी नींद के साथ चलती हुई, मेरी नींद में उग आई है पाँव के नीचे पड़े असंख्य फोफले। मेरे ही बच्चे नींद के बाहर सड़कों पर खुद को घसीटते चले जा रहे हैं। मेरा ही कोई भाई वक्त की कठिन लड़ाई से हार कर हमेशा के लिए नींद की आगोश में चला जा रहा है। भूख
हथकड़ियों के बाहर इस वक्त किसी राष्ट्रीय संबोधन में छटपटा रहा, जहां आंकड़े तो बड़े हैं पर दिलासे बहुत। मौत को उत्सव में बदलकर ताली पीटते हाथ हमारे वक्त का सबसे अश्लील मुहावरा है, जो मेरी नींद पर खोटे सिक्के की तरह उछलकर झनझनाता है। वे बेहद सुखी लोग हैं, वे बेहद सुखी लोग हैं जो गहरी नींद में चादर ताने सो रहे हैं। मेरा सुख किसी सड़क, किसी रेलवे ट्रैक पर लहूलुहान पड़ा। दुखियों की भीड़ से खुद को धकेल दिया गया मैं, दर दर भटकते, अंतिम सांसें गिनते, हर आदमी के साथ थोड़ा थोड़ा मर रहा हूं। अगली कविता का शीर्षक है नदी का शोक गीत। नदी के सीने में असंख्य दुख बहते। नदियां अपने दुखों को जीती एक दिन गहरे समुद्र को सौंप आती है अपने दुखों की असंख्य कहानियां, जो समुद्र के सीने पर दहाड़े मारती रहती है, पर अक्सर लोगों की आंखों से ओझल रह जाती है। नदी हमारे लिए पवित्र चीज है और नदी की पवित्रता पर संदेह करना धर्म विरुद्ध। इसलिए शासकों, दलालों एवं पुरोहितों के लिए यह सबसे फायदे की चीज है। एक शासक के घोषणा पत्रों में वर्षों से हैरान ताकती रही नदी। एक शासक इसे बचाने की शपथ लेकर इसकी बोली लगाता। एक शासक इसे डिब्बे में भर घर घर पहुंचाता। एक शासक इसके सीने पर बांध बनाकर विकास का नायक कहलाता। एक पुरोहित इसे लोटे में भरता, इसकी पवित्रता के मंत्र बुदबुदाता, दक्षिणा के पैसे अपनी बंडी की जेब में डालता है और नदी जेब के भीतर पहुंचा। जी हाँ, जेब के भीतर। यह हमारे समय का भयावह सच है कि नदियाँ जमीन से ज़्यादा आजकल जेबों, नक्शों और फाइलों में बहती लगातार दम तोड़ रही है। एक कवि इसकी दशा पर जार जार रोता है, गाता है नदी के शोक गीत। कुछ लोग अब भी हैरान परेशान हैं, जिनकी आंखों में डरावने सपने की तरह आती है नदी। एक महात्मा इसे बचाने के लिए अपने प्राण देता है। कुछ लोग नदियों के लिए लड़ रहे हैं, आर पार की लड़ाई। और देखिए ना, आपके लिए सुविधा की एक नाव है। 5 रुपए का टिकट लेकर नदी के दुखों को बिना छुए आप हर रोज आराम से पार कर सकते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। 2 कविताएं हो गई। बहुत बढ़िया। और लंबी हो आपकी कविता एक और। अच्छा, पिछले दिनों आप पंकज जी से प्रेम कविता के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपनी एक प्रेम कविता सुनाओ। हाँ, तो पंकज जी से बात हो रही थी ना आपकी। आपकी उम्र भी है प्रेम करने की, तो आपको तो जरूर सुनाना चाहिए। प्रेम की कोई उम्र नहीं होती है। प्रेम करने की कोई उम्र होती है क्या? नहीं, उम्र बीत जाने के बाद हम लोग सब लोग यही कहते हैं। अच्छा। वो मैं ये कह रहा था कि सेकंड राउंड में आपकी कविता है ना? ठीक है, ठीक। अब मैं रितेश जी से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी कविताएं सुनाएं। रितेश जी, पहली कविता सुना रहा हूं जो अभी की हाल की घटनाओं पे थी। शीर्षक है सबसे मजबूत चप्पल। रबड़ और प्लास्टिकों से बने धागों से कहीं कहीं बंधे ये दुनिया के सबसे मजबूत चप्पल है। रबड़ और प्लास्टिकों से बने धागों से कहीं कहीं बंधे ये दुनिया के सबसे मजबूत चप्पल है। इन पर किसी बड़े ब्रांड का स्टैंप नहीं है,
ये सबसे सुंदर नहीं है, पर जरूरत पड़ने पर संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे मजबूत सरकार से भी ज्यादा मजबूत और उपयोगी साबित हुए हैं। क्या बात इनके है। आगे कम हो गई है राम के खड़ाओं की पवित्रता। इनके आगे कम हो गई है राम के खड़ाओं की पवित्रता। अपनी सबसे जीर्ण अवस्था में जब ये त्याग दिए जाएंगे, मैं इन्हें सहेज लेना चाहता हूं और पुस्तकों की आलमीरा के उस खाने में रखना चाहता हूं जहां रखी जाती हैं बार बार पढ़ी जाने वाली किताबें, ताकि बार बार इन्हें पढ़ सके मेरे बच्चे, नाती, पोते, पोतियां। इनमें छपे सबसे मजबूत और सबसे असुरक्षित मानवों की कहानियां, लाखों मीलों नापी गई आशा, हताशा, यंत्रणा, मंजिल से ठीक पहले दम तोड़ चुके पांवों के सूजन और घाव, चेहरे में फंसी आंखों को देखने की हिम्मत शायद ना जुटा पाऊं। वाह। दुनिया के किसी भी किताब से अधिक समाई है इनमें पृथ्वी। दुनिया के किसी भी किताब से अधिक समाई है इनमें पृथ्वी। दुनिया के किसी भी किताब से ज्यादा घनी, गहरी, काली फैली है इनकी इबारतें। चालाकियों और सीधेपन का इतना सहज पाठ कहीं और नहीं मिल सकता। इसे बार बार पढ़ना चाहता हूं, आखिरी घड़ी तक एक एक अक्षर इनके याद रखना चाहता हूं, एक एक अक्षर याद रखना चाहता हूं। क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात। बढ़िया। दूसरी कविता है खोना तो वैसे खोना। सुंदर। खोना तो वैसे खोना। बचपन में किताबों के बीच खो जाती थी पेंसिल या कलम। वाह। मेज पर कोई चिट्ठी बहुत जरूरत महसूस करते थे, ढूंढते थे बेचैन, बार बार खींचते थे, संभाल कर न रख पाने की अपनी आदत पर, भूल जाने पर, और फिर अचानक से मिल जाती थी वे। चौकाती, अरे यही तो थी, कैसे न दिखी। कभी कभी यूं ही रिश्ते खो जाते हैं दोस्त, सहेज कर नहीं रख पाने की बुरी आदतों के कारण, और फिर मिल जाते हैं ऐसे ही तितर बितर हालात में। किसी भीड़ में से दे देता है आवाज कोई एक, पुकार लेता है दूर से पहचान कर बहुत पुराना मित्र कोई किसी चौराहे पर। कुछ दोस्त फिर कभी नहीं मिलते खो जाने के बाद। खोना तो वैसे खोना जैसे पेंसिल कलम, वैसे मत खोना कि फिर ना मिल सके। वाह वाह। 2 कविता मेरी हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और सुना। आप ये बताइए कि धन्यवाद। आपने कहा कि अपनी कविताओं का मैं शीर्षक नहीं देती, इसके पीछे क्या कारण? पता नहीं, विनोद जी को पढ़ा था जब उन पे काम कर रही थी, तो ये मुझे लगता था ये मेरी ही दिक्कत है। उन्हें भी पढ़ा तो उनकी भी वही दिक्कत है। कहते हैं ऐसा लगता है कि से को किसी ने सिर काट के लगा दिया है। तो सबसे मुश्किल काम है, और जब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है काम तो मैं थोड़ा सोच में पड़ जाती हूँ। सही बात है, मेरी भी वो दिक्कत है। बस रख देता हूँ कुछ, लेकिन शीर्षक कविता का रखना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। अब तक जितनी भी कविताएं लिखी उनके शीर्षक देना मतलब संभव नहीं हो पाया, हो ही नहीं पाया मुझसे। हाँ, अभी मृत्युंजय जी से अब सुनते हैं कविताएं, और मृत्युंजय जी कविता सुनेंगे, गीत बचा के रखिएगा, लास्ट में सुनेंगे। मैं 2 छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ। आज के दिन में हालांकि ये कोरोना समय वगैरह तो चल ही रहा है, लेकिन आज थोड़े से दुखद दिन इसलिए भी हो गया कि हमारे एक बड़े जेम ऑफ ए स्टार की मृत्यु भी हो गई, और जिन हालात में हुई, उन हालातों से मिलता जुलता ऐसे तमाम लोग हैं। उससे मिलती जुलती एक कविता है जिसका नाम ही मैंने रखा है बेरुखी। बेरुखी आजकल जानते हैं, नॉन इंडिफरेंस लोगों की बेरुखी।
सबसे बुरी है बेरुखी, वह भावना सुखी जो भावना की केवल खाल बनकर रह जाती है। सबसे बुरी है बेरुखी, वह भावना सूखी जो भावना की केवल खाल बनकर रह जाती है। सबसे बुरी है बेरुखी, एक वंचना भूखी जो सब कुछ पाने में सब कुछ ही निगल जाती है। सबसे बुरी है बेरुखी, बदसलूक झूठी जो हम हैं ही नहीं हमें वह बताकर चली जाती है। सबसे बुरी है बेरुखी, एक इल्म तीखी। सबसे बुरी है बेरुखी, एक इल्म तीखी जो तीते का स्वाद सिखाते सिखाते मीठा हर ले जाती है। सचमुच बुरी है बेरुखी, विद्वेषी एक सखी। सचमुच बुरी है बेरुखी, विद्वेषी एक सखी जो साथ चलकर भी केवल शत्रुता निभाती है। सब कुछ खा जाती है बेरुखी, सब कुछ खा जाती है बेरुखी। वाह, ये मेरी पहली कविता थी, धन्यवाद। और ये एक दूसरी कविता है, ये भी छोटी सी कविता है। मुझे याद है अभी तक, ये मैंने दमन दीव में था तो मैंने लिखी थी ये कविता। नैनाभिराम कुछ बादलों की टोली जब गढ़ रहे थे क्षितिज पर रंगोली। सूरज जब जुटा रहा था रंग, धरा पर हो रहा था दिन का कौमार्य भंग। नैनाभिराम कुछ बादलों की टोली जब गढ़ रहे थे क्षितिज पर रंगोली। सूरज जब जुटा रहा था रंग, धरा पर हो रहा था दिन का कौमार्य भंग। एक अंधेरे के हाथों जिसके फैलते ही शर्म से सब कुछ हो जाता है काला। चाहे वह गुरुत्वाकर्षण की धनी धरती हो या अंतरिक्ष भर असीम नील वर्ण गगन, लहराते सागर की अदम्य जल शक्ति या ऊर्जा से फड़कता उसका रोष सघन। बस आर्तनाद सी कौंधती है एक ध्वनि रह रह। बस आर्तनाद सी कौंधती है एक ध्वनि रह रह, जो हरहराती आती है वहशी हाथों की तरह और फेंक जाती है एक लिबास। अंतिम चिन्ह, अब नहीं बची कोई आस। अंतिम चिन्ह, अब नहीं बची कोई आस। वाह, ये मेरी दो छोटी कविताएं थी और मैं एक अब गजल आपको गा के सुनाना चाहूँ। मुझसे कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी, समापन थोड़ा रसदार होना चाहिए था। हाँ आनंद जी, आप प्रेम कविता सुना दीजिए, नहीं तो प्रेम को अंदर बांध के रखना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत परेशान करेगा, रात में नींद नहीं है। बिल्कुल। चलिए, कविता का शीर्षक है हुगली के तट पर। पिछली रात की याद लेकर चांद अभी भी टंगा है आकाश में। स्वर्णिम धूप में नहाया हुआ है हुगली नदी का जल, जहां झिलमिलाती है तुम्हारी कंचन छवि। दूर कहीं से वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज में ध्वनित हो रहे हैं महालया के गीत। लाल पाड़ की साड़ी पहनी महिलाएं उलू ध्वनि और शंखनाद से कर रही हैं देवी की आराधना। एशो हे देवी। ढाकी ने ढाक बजाया, ढाकी ने ढाक बजाया और आनंद से भर उठी हैं चारों दिशाएं। रात भर झर झर कर जमीन पर बिछे शिवली फूल की मधुर गंध में घुल मिल गई है तुम्हारी देह गंध। अगरबत्ती की सुगंध से महक रहा है हुगली का यह घाट। पितरों को तर्पण कर रहे हैं लोग, मैदानों में उत्सव मना रहे हैं। कास के लहलहाते फूल जैसे निरुद्देश भागे जा रहे हैं सफेद घोड़े। किनारे का बालू तुम्हारी पीठ, किनारे का बालू तुम्हारी पीठ है, जहां पर मैं रचता हूँ प्रेम का महाकाव्य। हुगली के छोटे टापू तुम्हारा वक्ष, जहां मेरे सपने पलते। नदी पर तैरता है आकाश, नदी पर
तैरता है आकाश जिस पर मैं इंद्रधनुष रचता हूँ, अभी अभी कोई नौका चला आया है, मांझी ने गाया है कोई करुण गीत, कोई टीस मन की उभर आई है अचानक। वाह वाह वाह, बढ़िया। अब हम ये तो समापन प्रेम का करुण गीत था। हाँ, आनंद, ये प्रेम का करुण गीत हो गया थोड़ा। करुण गीत। हाँ, मतलब ये गहरे प्रेम की बात थी वो, हम लोग हाँ, कुछ गहरे प्रेम की गहरे प्रेम की बात थी। आनंद भाई, ये रिसेंट उगला है या थोड़ा पीछे का है? हाँ, ये 2 साल पहले की कविता है। 2 साल पुराना प्रेम है। हाँ, नहीं, कवि से ये कभी नहीं पूछना चाहिए, कभी कविता कवि से ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि प्रेम कब हुआ। कवि को तो प्रेम कभी भी हो सकता है, बात नहीं है। तो मृत्युंजय जी, हमेशा प्रेम में होता है। अब आप जो है गजल सुनाएंगे कि गीत सुनाएंगे? आप बताएं। आप गजल मैं सुनाना चाहूंगा, गजल ही सुनाइए, क्योंकि लेकिन स्वर के साथ। क्योंकि हाँ, स्वर्ग में तरन्नुम में गा के, इसे तो कहा कि तरन्नुम में सुनाऊंगा। हाँ, ये थोड़ा इससे राजनीति को ना जोड़ा जाए तो अच्छा है। थोड़े से हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का, बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का, कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं, कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं। कहीं ऐसा न हो कि इश्क इनकी हो महामारी, महामारी का समय चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि इश्क इनका हो महामारी, बसे सांसों में जिनके वो उसी को मार देते हैं, बसे सांसों में जिनके वो उसी को मार देते हैं। कि हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, कि हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं। बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, गौर फरमाइएगा, ये बहुत अच्छा शेर है। बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, सुना है आदमी को आदमी मार देते हैं, सुना है आदमी को आदमी ही मार देते हैं। जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, मकता है जरा, अंतिम शेर है। जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। वाह, मेरी गजल थी। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर के और आप लोगों की रचनाएं सुन करके, और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि
काफी टैलेंट है आप लोगों के अंदर, और आप लोगों ने टैलेंट को एक कर रखा है। ये बड़ी नीलांबर बात अच्छे है। हाथों में। हाँ, एक अच्छी बात जी मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्तों को, मेरे मित्रों को, मेरे सारे दर्शकों को आप लोगों की बातें और आप लोगों की ये कविताएं बहुत अच्छी और हमारे साथ लगी। जो दर्शक श्रोता सब जुड़े हैं, सबको नीलांबर की धन्यवाद। गुड नाइट एवरीबॉडी।